हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने 15 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टेस्ट के। अब हम आगे के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। ये कहाँ से हमारा कोहलराश रूल से है, और कोहलराश रूल आपने अच्छे से पढ़ रखा है। आपको कैल्शियम +2 का कंडक्टेंस दिया है, Cl- का मोलर कंडक्टेंस दिया है, और पूछा किसका है, CaCl2 का। आपको पता है कोहलराश रूल में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारे पास CaCl2 का मोलर कंडक्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, कैल्शियम +2 का प्लस 2Cl- का। बिकॉज CaCl2 कैसे ब्रेक होता है, Ca+2 प्लस 2Cl-। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें वैल्यूज गिवन है, कैल्शियम +2 की हमें दी है 118.88 और क्लोराइड आयन की दी है 77.33। तो अगर इसको हम सॉल्व करें अप्रोक्सीमेटली, तो 118.88 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 2 इंटू 7.33 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 10⁻⁻4 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 118.88 प्लस 2 इंटू 77, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 154 के आसपास, 154.66 हो जाएगा। तो 154 में 118 ऐड कर दो, बिकॉज सारे ऑप्शन दूर दूर है। ठीक है, हमें कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन 200 से तो प्लस ही होगा, तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर क्या आएगा 273.54। हमें क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना होता, हमने सिर्फ अपने ऑप्शन तक आना होता है। तो इन दोनों को ऐड करने से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा आंसर है काफ़ी ज़्यादा आएगा। ये सारे तो 100 की लाइन में है, तो हमारा आंसर तो 200 की लाइन में आने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम विदाउट कैलकुलेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इनको ऐड करके देखोगे तो डेफिनेटली 273.54 इंटू 10⁻⁻4 क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्दो ये रिडॉक्स का क्वेश्चन है बट मैंने यहीं पे कवर कर दिया। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमेट आयन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको अगर रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आपको पता है जैसे Cr2O7 -2 होता है। तो अगर हम क्रोमियम का x मान लें, दो क्रोमियम में 2x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है -2। तो यहाँ से अगर हम x सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा +6। मतलब यहाँ पे क्रोमियम +6 है और यहाँ पे क्रोमियम क्या है +3 है, और +6 से +3 गया तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 3। ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर एक क्रोमियम होता यहाँ पे तो 3 होता, बट क्योंकि दो क्रोमियम है तो 2 इंटू 3, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा मेरा वो लेक्चर देख लो। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट ओवर एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया हमारे पास, m लिख लूँ, और n फैक्टर कितना आ गया 6, तो m/6 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें वही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और उसका ई सेल पूछा है। फिर पहली बात तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है, H2 से H+ कन्वर्ट हो रहा है और H+ फिर से H2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर P1 है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है P2 है। तो हम इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं, H2 गैस एट P1 प्रेशर, ठीक, कन्वर्ट हो रही है किसमें 2H+ में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है रिमूवल। तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगी हमारे पास, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक, कहाँ पे एनोड पे। ठीक, क्लियर है आपको, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो H2 का ऑक्सीडेशन कैसे होगा हमारे पास 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा, जो हमारे पास H+ थे 2H+ कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है P2 जो आपको क्वेश्चन गिवन है, तो नेट रिएक्शन क्या बन रही है, H2 गैस एट P1 प्रेशर कन्वर्टिंग इनटू H2 गैस एट P2 प्रेशर। क्लियर है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमें पता है क्योंकि दोनों साइड क्या है हमारे पास, जो हाफ सेल है वो सेम है। ठीक है, दोनों साइड हाफ सेल सेम है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है हाफ सेल है, मतलब
तो यहाँ पे एनोड पे जो हाइड्रोजन गैस है वो पार्शियल प्रेशर उसका P1 और कैथोड पे जो उसका P2। और जब हमारे पास दोनों हाफ सेल क्या होते हैं, सेम होते हैं, यहाँ पे एनोड भी सेम है, कैथोड भी सेम है, हाइड्रोजन का बना हुआ, तो उस केस में ई नॉट सेल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। वैसे भी हमारे पास हाइड्रोजन के लिए तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे ई नॉट सेल तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा, नॉल्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होता है, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, RT/NF होता है इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास गैस होती है तो उस केस में हम उनका पार्शियल प्रेशर लेते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी क्लासेस में करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट सेल 0 हो जाएगा माइनस RT/NF। तो प्रोडक्ट साइड क्या है हमारे पास, इंटू लॉग प्रोडक्ट साइड क्या है, H2 गैस है, पार्शियल प्रेशर P2 पे, मतलब ऊपर P2 आ जाएगा, नीचे रिएक्टेंट में क्या है, H2 गैस है एट पार्शियल P1। ठीक है ना, तो लॉग P2/P1। देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास। ठीक है, N की वैल्यू कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस RT/2F लॉग P2/P1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, एक काम करो, माइनस को आप अंदर ले जाओ और लॉग को वैल्यूज को पलटा दो, तो क्या आ जाएगा, RT/2F इज इक्वल टू लॉग P1/P2। ठीक है, ये वाला आंसर बन जाएगा, बिकॉज जब भी हम माइनस अंदर लेके जाते हैं तो लॉग में जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा RT/2F लॉग P1/P2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इन आवर्स मस्ट अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स विल बी मेंटेन्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये फर्स्ट फैराडे लॉ से है, फैराडेज लॉ से है, फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ में क्या होता है बेसिकली, ठीक है, जो वेट डिपॉजिट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ZIT, और Z की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, E ओवर इक्विवेलेंट मास ओवर 96500 इंटू I इंटू T। बस यही वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना था और वहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी थी, टाइम की वैल्यू निकालनी थी। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, वेट इंटू 96500 ओवर इक्विवेलेंट मास इंटू करंट I। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे हमने मास लेना किसका है, ठीक है ना, जो इक्विवेलेंट मास है वो किसका लेना है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जो जिसका मास डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, जिस तरह कैल्शियम हो रहा है, तो कैल्शियम का ही हम क्या लेंगे, इक्विवेलेंट मास लेंगे। तो कैल्शियम कैसे एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम में, और यही कैल्शियम की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या मतलब होता है, एक मेटल के सरफेस के ऊपर दूसरी मेटल को चिपकाना। जैसे आजकल लोग कारों में क्या कराते हैं, क्रोम लगवा लेते हैं, तो वो भी क्या होती है, एक तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो यहाँ पे कैल्शियम +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉरी हाँ, कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 40, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 40/2। तो ध्यान रखना, जिसका मास लिबरेट या जिसका डिपॉजिट हो रहा है उसी का हमने क्या लेना होता है, इक्विवेलेंट मास लेना होता है। क्लियर है आपको ये बात। तो वैल्यूज पुट करते हैं, टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, वेट कितना दिया आपको 60 ग्राम इंटू 96500 ओवर इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 40/2 डेट इज 20 इंटू करंट कितना दिया आपको 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, नहीं इस कट जाएगा ना, ये तो इजी है। ठीक है, ये 100 है, ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो 60 इंटू 965 बच जाएगा। ठीक है, एक बार सॉरी 965 बच जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर से भी रिक्वायर है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये वाला वैल्यू जब भी हम सॉल्व करते हैं सेकंड में आएगा, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60/60 करते, तो 160 से 160 तो कट गया, तो 965 डिवाइड बाय 60, ये वाला आंसर हमारा आवर्स में आ जाएगा। तो ये पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, जो हमने ब्लू से शो किया मैंने वो सेकंड्स में आंसर आया, उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड को आवर्स में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 60/60 दो बार कर देंगे ना, पहले एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बार और 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 96.5 डिवाइड बाई 6
और 16 चीक 96 होता है, इतने मेरे को पता है, ठीक है ना। तो 16 चीक क्या होता है, 96 होता है, तो हम आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16 आवर्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते थे, ठीक है ना। मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, तो इस क्वेश्चन को हम विदाउट कैलकुलेटर कर सकते थे। पहले मैंने सोचा कि कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, बट मैंने फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखा और इसको हम विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन की क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास फैराडेज फर्स्ट लॉ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ पे MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। तो अगर आप देखो यहाँ पे Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +2 में। तो आपको जो डाटा गिवन है Mn+7 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और जो इसका डाटा दिया है आपको 1.51, ठीक है ना, E0 का डाटा। और उसके बाद आपको MnO4 से Mn+2, MnO2 में यहाँ पे Mn+4 है और यहाँ पे Mn+2 है, मतलब Mn+4 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका डाटा दिया आपको 1.23। उसके बाद आपसे पूछा कि इसका MnO4 माइनस से MnO2 का, मतलब +7 से +4 वाला डाटा आपसे पूछा है। तो Mn+7 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+4 के अंदर। और इसका E0 का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है, इसका E0 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली तो इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि E0 सेल क्या होता है हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो डायरेक्टली हम इनको ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो E0 सेल कैसी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इनको हम डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, इनको डेल्टा जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E0, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, पहले हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिएक्शंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, अगर हम दोनों रिएक्शंस को सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, अगर ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है, तो अगर हम 1 - 2 कर दें तो हमारे पास थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। वो सभी को आता होगा, थर्मोकेमिस्ट्री में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। बट इनको हम डायरेक्टली ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले हम इसको डेल्टा जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा, -NF, ठीक है। एन कितने इन्वॉल्व हुए हैं, 5 × F × E0 कितना आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए, 1.51, ठीक है ना। आगे माइनस आएगा क्योंकि -NF E0 होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, -NF E0, ठीक। डेल्टा जी नॉट 2 कितना आ जाएगा, -2 × F × 1.23, ठीक है ना। क्लियर आपको ये बात। अब देखो, अगर हम सेकंड रिएक्शन को पलट दें, ठीक है, सेकंड रिएक्शन को पलट दें तो Mn+2 उधर चला जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ यहीं पे। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा दूं, Mn+2 गिविंग Mn+4 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हमारे पास जो डेल्टा G2 कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे +2 का साइन आ जाएगा, +2F × 1.23, क्लियर है। उसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसका हमें निकालना है, वो कौन सी रिएक्शन है, जिसका हमें निकालना है वो है Mn+7 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Mn+4 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा G3 किसके इक्वल आ जाएगा, -N -3F E0 सेल। तो अब क्या करो आप, सिंपली दो रिएक्शंस को ऐड कर दो, ये वाली फर्स्ट रिएक्शन है और ये वाली सेकंड रिएक्शन है, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास थर्ड रिएक्शन बन जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, डेल्टा G0 1 + डेल्टा G0 2 डैश इज इक्वल टू डेल्टा G0 3, ठीक है ना। तो अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ इसको। तो जब हम तीनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -5 × F × 1.51 प्लस, ठीक है, ये वाली रिएक्शन को ऐड करेंगे 2F × 1.23 इज इक्वल टू -3F × E0 सेल, जो हमें चाहिए था। तो 1.51 × 5 कितना हो जाएगा, 1.5 × 5 होता है हमारे पास 6, तो 6.05 हो जाएगा,
5 इंटू 1.51 7.55 माइनस 7.55 प्लस 2.46 इज इक्वल टू -3 ई नॉट सेल। ठीक है, एफ को मैंने कॉमन लेके काट दिया, बस इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू -7.55 प्लस 2.46 डिवाइड बाय 3। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी -3 से डिवाइड करना था तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.69। ठीक है ना, तो 1.69 था, क्या था इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट था। ठीक है, ऑल्दो ये काफ़ी क्वेश्चन मैंने लेंदी लिख दिया, बट एक्चुअली इतना लेंदी नहीं होता, आपको अपने मन में ही काफ़ी सारे स्टेप्स कर लेने होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब तभी पॉसिबल है अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में अच्छे से करवा दिए। तो इसलिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला फेवरेट टॉपिक है आपका मास्टर कैडर का भी और पंजाब लेक्चर कैडर का भी, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, समेशन हाफ MI/ZI²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, एक बार मैं इसको एप्लीकेबल करना सिखा देता हूँ। जैसे K2SO4 है, ये कैसे टूटेगा हमारे पास 2K प्लस SO4 -2। तो यहाँ पे जो Z रिप्रेजेंट करता है वो चार्ज को, M रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को। तो K+ की मोलैलिटी कितनी आ जाएगी 2 × 0.25 और SO4 माइनस की कितनी आ जाएगी 0.25। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.5 और ये बन जाएगा हमारे पास 0.25। ठीक है, इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, बट पहले हम एक और प्रॉपर मेथड करते हैं। तो आयनिक स्ट्रेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी हाफ इंटू, ठीक, पहले हम K+ के लिए सॉल्व करते हैं। K+ की मोलैलिटी कितनी है 0.5 इंटू ZI का स्क्वायर, मतलब चार्ज का स्क्वायर, चार्ज कितना है +1 का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू, अब हम SO4 -2 के लिए निकालते हैं। तो SO4 -2 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू, इसकी मोलैलिटी कितनी है 0.25 इंटू ZI का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.25 इंटू 2, तो बन जाएगा ये 0.5। तो ये कितना बन जाएगा 0.5 प्लस 0.25, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.75। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 0.75। बट शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी सीख लो आज से। ठीक है, जो आपके कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स देख लो। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपको तोड़ने पे उनके ऊपर चार्जेस का रेशो, ठीक है, 1:1 आ रहा है, जैसे NaCl की निकालनी हो, ठीक है ना, NaCl की सपोज करो मोलैलिटी M है, तो Na इसको तोड़ो, Na+ बन रहा है और Cl- बन रहा है, तो इनके चार्जेस की रेशियो देख लो 1:1 है ना, चार्जेस की रेशियो, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, वैसे चार्जेस की रेशियो देख लो 1:1 है। जब हमारे पास 1:1 रेशियो होती है तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा हमारा M, मतलब जितनी मोलैलिटी दी होगी। अगर हमारे पास 1:2 का केस आ जाता है या 2:1 का केस आ जाता है, तब उस केस में जो मोलैलिटी होती है वो होती है 3m। इसका क्या मतलब होगा, जैसे हमारे पास K2SO4 है, K2SO4 कैसे ब्रेक होगा 2K प्लस SO4 -2, तो चार्जेस का रेशियो देखो, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है, तो रेशियो क्या बन रहा है 1:2 बन रहा है ना। ठीक है ना, 1:2 बन रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3m, मतलब जितनी मोलैलिटी दी हुई है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो हमारा अभी वाला केस था ये भी 1:2 टाइप का था, तो इस केस में हमने मोलैलिटी को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देना था, 3 × 0.25, तो वो कितना आ गया 0.75 आ गया। तो डायरेक्टली भी आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो जो मैं आपको वैल्यूज लिखवा रहा हूँ, ठीक, 1:1 के लिए m, 1:2 या 2:1 के लिए क्या आ जाएगी हमारे पास 3m। उसके बाद अगर हमारे पास 1:3 टाइप हुआ, 1:3 टाइप कैसे, सपोज करो AlCl3 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे कैसे टूटेगा ये Al प्लस 3Cl-, तो चार्जेस का रेशियो देखो क्या बन रहा है 3:1 या 1:3, कुछ भी बने। ठीक है ना, तो हमारे पास उस केस में आंसर कितना होगा 6m होता है। ठीक है ना, जैसे आपको बोल दूं फाइंड आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.5 मोलल AlCl3,
तो कुछ स्टूडेंट्स तो पूरा प्रोसीजर लगा के सॉल्व करेंगे, बट जिनको मेरे शॉर्ट ट्रिक्स पता होंगे वो डायरेक्टली लिखेंगे 6m, तो 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका आंसर आ जाएगा 3। तो विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये भी मैंने फॉर्मूलाज लगा के ही सॉल्व किए हुए हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास 2:2 टाइप का आ जाए तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है डेट इज 4m। तो अगर आप ये 4 वैल्यूज याद कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स होंगे, ठीक है ना। बट ये याद करने पड़ेंगे, बस यही इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एग्जैक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है और ये उसके क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद डिबाई हक्कल ऑनस्क्वायर इक्वेशन दिया है, तो ये क्वेश्चन तो एज इट इज आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो आपको इतनी बार याद रख लो, यहाँ पे 1/2 होता है, ठीक है ना। 1/2 वाली टर्म हमारे पास किस में आती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में, और जो 3/2 वाली टर्म आती है वो असिमेट्रिक इफेक्ट में। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद करना पड़ेगा और ये प्रीवियस ईयर में पीजीटीज में काफ़ी पूछा चुका है, ठीक है ना। और ये क्लास में मैंने आपको एज इट इज लिखवा भी रखा है अपने लेक्चर में, जिसमें हमने ग्रेजुएशन के टॉपिक्स कवर किए थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने ग्राफ प्लॉट किया है लॉग गामा प्लस -1 और अंडर रूट म्यू। यहाँ पे ये आयनिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात मैं बता दूं, ये आयनिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जहाँ इसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो म्यू यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर यूनिवाइवेलेंट या वाइवेलेंट यूनिवेलेंट, ठीक है ना। एक ही बात है, यूनिवाइवेलेंट का क्या मतलब होता है, एक के ऊपर 1 चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर 2, या एक के ऊपर 2 दूसरे के ऊपर 1, ठीक है ना। ये चार्ज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट विल भी, ठीक है ना। इसमें एक सिंपल सी इक्वेशन आपको करवाई थी मैंने, जिसको हम बोलते हैं डिबाई हक्कल इक्वेशन, डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ बोलते हैं बेसिकली इसको, डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ, ठीक है। ये एज इट इज करवाया हुआ है और ये इक्वेशन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको करवाया था लॉग गामा प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, -0.509 इंटू जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई। तो आपसे ग्राफ किस में पूछा है, माइनस लॉग गामा प्लस -1 एंड अंडर रूट आई के बीच में। तो माइनस लॉग गामा प्लस -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0.509 इंटू जेड प्लस जेड माइनस इंटू अंडर रूट आई। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, इसके बीच में और इसके बीच में। तो ये y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पे m क्या होगा, स्लोप, मतलब स्लोप कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जिसको मैं ग्रीन से शो करूँ, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप को सॉल्व कर लो, तो 0.529 तो एज इट इज फिक्स रहेगा, 0.529 तो एज इट इज फिक्स रहेगा, ठीक है। जेड प्लस कितना है, चार्ज ऑन, ठीक है। एक के ऊपर +1 चार्ज होगा और एक के ऊपर 2 चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि इसका हमने क्या लेना होता है, मैग्नीट्यूड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2 इंटू 0.529, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी डिफिकल्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनता है और ग्रेजुएशन बेस्ड बनता है प्योरली, तभी आपको ये लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 इंटू 0.509। अगर आपसे पूछ लेता वाइवेलेंट वाई ट्राइवेलेंट के लिए बताओ, वाई ट्राइवेलेंट के लिए बताओ, तो उसमें एक के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2, एक के ऊपर होता 3, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता, 0.529 जेड प्लस इंटू जेड माइनस। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता, 0.529, एक के ऊपर 2 चार्ज, एक के ऊपर 3 चार्ज। तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या बन जाता, 6 इंटू 0.529, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जेड प्लस और जेड माइनस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है। आपसे किसका किसका पूछा है, NaOH का दिया है, NaCl का दिया है, BaCl2 का दिया है। पूछा किसका है, BaOH ट्वाइस का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कोहलर-राश रूल के बेस्ड क्वेश्चन है। तो NaCl में Na प्लस में टूटेगा प्लस OH माइनस में, ठीक है। NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा और BaCl2 Ba प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस के अंदर टूटेगा। और हमें फाइंड आउट किसके लिए करना है, BaOH ट्वाइस के लिए। हमने फाइंड आउट किसके लिए करना है, BaOH ट्वाइस के लिए, इसके लिए हमने फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे टूटेगा, Ba प्लस 2 प्लस 2OH माइनस के अंदर, ये भी हमें क्लियर है। तो हमें क्या चाहिए, Ba प्लस 2 चाहिए और 2OH माइनस चाहिए। अगर 2OH माइनस चाहिए तो पहले वाली इक्वेशन को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद हमारे पास BaOH ट्वाइस चाहिए, तो बेरियम यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद देखो हमने Cl माइनस को कैंसिल भी करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl माइनस है, यहाँ पे 1 Cl माइनस है, और Cl माइनस हमें चाहिए नहीं, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर हमारे ऑपरेशन क्या होंगे, जो हमारे पास NaOH का डाटा है
उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस सॉरी देखो जो हमारे पास NaOH का डाटा है, हमें ऐड किस किस को करना है, एक तो बेरियम वाले को, एक OH वाले को। तो अगर इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो 1 प्लस हमें 3 करना पड़ेगा और 2 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो वैल्यूज पुट करते हैं, पहले की कितनी है 248.1 इंटू 10⁻⁻4, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3 वाली वैल्यू कितनी है 280 इंटू 10⁻⁴, और माइनस किसको करना पड़ेगा, सेकंड वाली को, और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 126.5 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पे 10⁻⁻4 कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा ये 523 वाला, ठीक है ना। तो 523 वाला क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने इस वाले एक्सप्रेशन को जस्ट सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन होते इजी हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का था, बट इससे इजी क्वेश्चन आते हैं जो हमारा कोहलराश रूल के बेस्ड होते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का आपको एक चीज बता रखा है मैंने, मोलर कंडक्टेंस का एक चीज बता रखा है। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड रेडी, ठीक है। अब हाइड्रेटेड रेडियई क्या होता है, इसका मीनिंग भी बता सका है। तो नॉर्मल रेडियई में क्या होता है, नॉर्मल रेडियई उसमें सबसे छोटा कौन होता है Na+, फिर K+, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना, इस तरह से चलता है। अगर हम बात करें हाइड्रेटेड रेडियई की, हाइड्रेटेड रेडियई की, उसमें Na+ का सबसे ज़्यादा होता है, फिर K+, फिर Rb+, फिर उसके बाद सीजियम+, ठीक है ना। उससे आगे लिथियम+ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। ये ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इनमें से सबसे छोटा हाइड्रेटेड रेडियई किसका है, ठीक है, K+ का। K+ का क्या है, सबसे छोटा हाइड्रेटेड रेडियई है, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है। तो इसका मोलर कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, जिसका हाइड्रेटेड रेडियई क्या होगा, कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए K+, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4, ठीक है। Na2SO4 को मैं तोड़ के देख लेता हूँ, तो ये कैसे टूटेगा, 2Na+ प्लस SO4 -2। तो यहाँ पे 1 चार्ज, यहाँ पे 2 चार्ज, 1:2 टाइप का है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3m। तो 3m कितना आ जाएगा, 3 इंटू 0.02 डेट इज 0.06, ठीक है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से हमारे क्वेश्चन इजीली बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एज इट इज क्लास में करवाया हुआ है। हिट्रोप नंबर किससे रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर से। कोहलराश रूल क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, डेबाय-हक्कर कॉन्सकर्गेशन, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और ऑस्टवाल्ड क्या होता है, डाइल्यूशन लॉ होता है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन नाम से फेमस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट का A का 4, ठीक है, B का 3, C का 1, ठीक है। ऑप्शन B क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट G होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, लेंथ ओवर एरिया। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी के अंदर मेंशन है, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा की यूनिट पूछा है। तो पहले कापा का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो R किसके इक्वल आ जाता है, ρLA। तो यहाँ से रो किसके इक्वल आ जाता है, R इंटू A/L। और यहाँ से कापा किसके इक्वल होता है, 1/ρ। तो 1/ρ का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे, L/R इंटू A, ठीक है ना। देखो मेरे को फॉर्मूला याद नहीं होते, मैं भी एकदम से ड्राइव कर लेता हूँ। तो लेंथ की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम, एरिया की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक क्वेश्चन हमारा बीच में मिस हो गया था, कोहलराश रूल किससे रिलेटेड होता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन से, ठीक है ना। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास। इसके लिए आपको नॉस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो देखो नॉस्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू E0 AG प्लस से AG माइनस
ठीक है, RT ओवर NF होता है, N कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इंटू लॉग 1 ओवर Ag प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ऐसा करो Ag प्लस को ऊपर ले जाओ और यहाँ पे प्लस कर दो, तो ई सेल किसकी इक्वल आ जाएगा E नॉट Ag प्लस Ag, यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने RT ओवर F, और जो लॉग वाली वैल्यू है मैं ऊपर ले गया, ठीक है ना। इतनी लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आती होंगी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन क्या होता है माइनस NF E नॉट सेल, तो यहाँ पे ठीक डेल्टा जी नॉट ओवर F E नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी N की इक्वल आ जाएगी, और N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 4। तो आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए था, और पता होना चाहिए था यहाँ पे पूछ क्या रहा है वो N की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। उसके बाद देखो कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड से आपके मास्टर कैडर 2022 के अंदर क्वेश्चन भी आया है, ठीक है ना। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनाइन, ठीक है ना, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनाइन टाइप का क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, जो मैंने आपको थ्योरी करवाई है ना उसको अच्छे से आप देख के जाना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो जो जब मैंने आपको इलेक्ट्रोड्स करवाए थे सारे, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स करवाए थे 5 टाइप के, वो सारे आपने देख के जाने। उसके बाद चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 11.5 ग्राम सोडियम, ठीक है, तो 11.5 ग्राम सोडियम, तो अगर हम इसका मोल्स निकालें कितने आ जाएंगे 11.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे पास जो सोडियम होता है उसका मोलर मास कितना होता है 23 होता है, तो यहाँ से अगर कटेगा तो कितने पे कटेगा 2, तो इसके कितने आ जाएंगे 0.5 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है ना, 0.5 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। अब इसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास भी कितना होता है 23 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना होता है सोडियम का, सोडियम प्लस की फॉर्म में रहता है तो एन फैक्टर 1 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो हमने ये सही सॉल्व किया है। तो 0.5 मोल्स के लिए 1 मोल के लिए 1 फैरेडे, 2 मोल के लिए 2 फैरेडे, 0.5 मोल के लिए 0.5 फैरेडे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये भी हमारे पास किसका क्वेश्चन है कोलराज रूल का क्वेश्चन है। तो आपको दिया डाटा किसका HCl का दिया है, H प्लस Cl माइनस का, फिर दिया है आपको सोडियम एसीटेट का, ठीक, फिर आपको दिया NaCl का, और पूछा किसका है आपसे एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का पूछा है। तो देखो कौन कौन सी इक्वेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ये वाला अनायन है और H प्लस है, इनको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 और 2 को ऐड करना होगा और 3 को माइनस करना होगा। तो 1 + 2 करना है और 3 को क्या करना है माइनस करना है। तो 1 का डाटा कितना है 426.1 प्लस 91.0, 3 को माइनस करना है 126.5, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 91 से 126 माइनस करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 27 बच जाएगा, सॉरी 37 के आसपास आ जाएगा ये, और 390 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। 390 के आसपास क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और ये आपके पंजाब लेक्चरर कैडर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यूपी पीजीडी में भी रिपीट हो चुका है, ठीक है, और सेम क्वेश्चन आपके पंजाब लेक्चरर कैडर के अंदर भी रिपीट हुआ था। आई होप आप लोग को सारे सोल्यूशंस क्लियर होंगे। अगर स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।